हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.10 को हम बच्चों एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर पूर्ण रूप से कंप्लीट करा चुके थे। आई होप कि वो एक्सरसाइज आपने पूरी देख ली होगी और आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 7 समाकलन की पूरे समाकलन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों आपको ज्ञात होगा कि एक्सरसाइज जो आपका समाकलन है, यहाँ से ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो निश्चित समाकलन से बनते हैं। और निश्चित समाकलन में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अगर मैं कहूँगा या आप किसी से भी पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो 7.11 इट मीन्स दैट की सबसे लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों। क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं या एक आध बार नहीं, हर बार मैं कह सकता हूं कि हर बार बोर्ड एग्जाम में बच्चों यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। मतलब कि अगर अनिश्चित समाकलन से क्वेश्चन आता है, पक्का आता है, वो तो खैर आप जान हर बार आता है, ठीक है, आते ही आते हैं। और आते हैं तो 11.11 से 7.11 से बच्चों क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि समाकलन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो 7.11 है। ठीक है बच्चों, 101% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा लॉन्ग। ठीक है बच्चों, 8 नंबर का और एक आपको छोटा क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो कहें कि समाकलन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ये। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझिएगा। सभी एक्सरसाइज में जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊं उनको बहुत शानदार तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो बस मेन है कि हमें फोकस बनाए रखना है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना है। सिर्फ पूरा वीडियो को आराम से शांति के साथ देखिएगा और जो मैं आपको समझाऊं उस बात को समझिएगा। बच्चों, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए एक रामबाण इलाज है, वो है बच्चों प्रगुण। मैं आपको प्रगुण कराऊंगा। यहाँ पर कुछ 6 या 7 प्रगुण हैं, यानी रूल्स हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो पहले हम उन रूल्स को समझेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, उन रूल्स को हम अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो फिर हम इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं अभी आपको प्रगुण कराने वाला हूं, उन प्रगुणों को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कराऊंगा, बहुत आसान तरीके से सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आराम से समझिएगा और फिर आप एक्सरसाइज पे आ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए। और यार प्लीज़ वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर किया करो और लाइक किया करो। और सभी स्टूडेंट्स लाइक नहीं करते हैं यार, प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक किया करो। और सभी लोग 2 मिनट लगती हैं यार, कुछ खर्चा भी नहीं है। आप लोग वीडियो को मेरे फोटो सहित स्टेटस पर विद लिंक आप लगा सकते हैं। 2 मिनट का काम है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और 2 मिनट में आप सभी लोगों पर शेयर भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ यार ये काम हमारे लिए कर दिया करो जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ ये काम आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर पहले बात करेंगे प्रगुण से संबंधित। ठीक है, तो मैं प्रगुण के बारे में तुम्हें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये एक्सरसाइज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आइए देखिए प्रगुण यहाँ पे हम पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों, पहला प्रगुण क्या होता है उसको समझिए। फर्स्ट प्रगुण क्या है बच्चों? देखिए, हमें एक फंक्शन दिया होगा और लिमिट्स दे रखी होंगी a to b या समथिंग कुछ भी। ठीक है, और उसका हमें इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? देखिए बच्चों, अगर हमें मान लीजिए इस तरीके से इंटीग्रेशन और लिमिट दे रखी है a to b और फंक्शन यहाँ fx है और dx है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया होगा और उसकी लिमिट a to b या यहाँ पर a और b की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 से 3, 1 से 5, 0 से 1 समथिंग। ठीक है, और यहाँ fx dx दे रखा है। ओके, तो हम इसको बच्चों लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a to b f t dt। मतलब कि ये जो फंक्शन में वेरिएबल है x और ये जो dx है, इसको हम अपनी ज़रूरत के अनुसार, ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको चेंज करने की, तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी इंटीग्रेशन लिमिट a to b fx dx है, तो इसको हम इंटीग्रेशन लिमिट a to b तो है,
ए टू बी ही रहेंगी, तो हम इस फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, एफ एक्स की जगह पर एफ टी, तो फिर डी एक्स की जगह पर डी टी हो जाएगा। आप चाहें तो टी की जगह वाई, तो फिर यहाँ पे डी वाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब बच्चों ये चेंज क्यों किया, ये चेंज हो गया तो लिमिट पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, लिमिट हमारी ए टू बी थी, यहाँ भी लिमिट ए टू बी है, सिर्फ फंक्शन चेंज हुआ है, एफ एक्स से एफ टी हो गया और डी एक्स की जगह डी टी हो गया, तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करने से लिमिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्यों और ये कैसे चेंज हो गया, आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, इसका आप जो है रीजन समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम बच्चों इंटीग्रेशन करते थे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते थे या नहीं लगाते थे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें इस x को हमने चेंज किया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ पे हम जिसमें भी चेंज करना है उसमें मान लेंगे, माना x बराबर t, और इसका आप अपलन करिए, तो x का अपलन करेंगे तो dx और t की जगह क्या हो जाएगा dt, ठीक है बच्चों। तो अब ये चीज आप यहाँ पे लगाइए, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स, ये क्या लगाया आपने, x की जगह t, तो f x की जगह t और dx की वैल्यू क्या आ गई, dt आ गई। और लिमिट जब हम मानते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, तो लिमिट यहाँ पे चेंज करेंगे, तो लिमिट a पर चेंज करेंगे, तो यहाँ x की जगह a लगाएंगे, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, a ही आएगी। और जब आप अपर लिमिट x की जगह b लगाएंगे, तब भी यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, b आएगी। मतलब लिमिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फंक्शन को चेंज करने से लिमिट पर कोई प्रभाव पर नहीं पड़ा। देखिए पहले भी लिमिट a टू b थी, अब हमने x बराबर a लगाया और t की फॉर्म में लिमिट निकाली, तो t की वैल्यू क्या आ रही है, a। इट मीन्स a पर जो लिमिट आ रही है t की फॉर्म में वो भी a ही आ रही है, और b लगाया x की जगह तो b और बराबर t, तो इट मीन्स t की वैल्यू यहाँ b आ रही है। यानी a पर लिमिट चेंज अगर हमने की x इजिकल टू a पर, तो t इजिकल टू a ही मिला, x इजिकल टू b पर लिमिट चेंज की तो t इजिकल टू b ही मिला, तो लिमिट चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो इसी वजह से ये चीज हमें मिल गई, देखिए RHS इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर x को t लेट किया, अवकलन किया, dx बराबर dt, तो x की जगह t लगाया, dx की जगह dt लगाया और लिमिट चेंज की, तो वही हमें लोअर लिमिट a से a ही मिली, अपर लिमिट b से b ही मिली। तो आप समझ गए कैसे कर सकते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन a टू b f x dx दे रखा हो, तो आप उससे इंटीग्रेशन जरूरत के अनुसार a टू b ही लिमिट रहने दें, और आप इस फंक्शन को f x की जगह f t या f y या f z समथिंग कुछ भी कर सकते हैं आप अपनी जरूरत के अनुसार। और फिर जिस यहाँ पर अगर x है तो यहाँ dx, यहाँ अगर आप t करेंगे तो यहाँ dt आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था बच्चों पहला प्रगुण, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों हुआ कैसे हुआ उसका रीजन मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया, ठीक है। हमें सिर्फ ये याद करना है कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसकी जरूरत है नहीं, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा हो गया तो क्यों हो गया वो चीज़, ठीक है बच्चों, जिसकी आपके दिमाग में ये ना करिए कैसे कर दिया, ओके। चलिए, तो ये पहला प्रगुण था बच्चों। अब दूसरे प्रगुण पे आते हैं बच्चों। दूसरा प्रगुण क्या है, देखिए बच्चों, प्रगुण नंबर 2। ये क्या है बच्चों, देखिए अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है, उसकी लिमिट a टू b है और यहाँ f(x) dx है, a टू b है और f(x) dx है, तो इसको बच्चों अगर हम इन लिमिटों को चेंज करना चाहें, जैसे ये लिमिट a टू b है, ये लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, ओके। तो इन लिमिटों को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, a टू b है, अगर मैं लोअर लिमिट को बना दूं अपर लिमिट और अपर लिमिट को बना दूं लोअर लिमिट, यानी a टू b है से b टू a कर दूं, तो लिमिट जब हम चेंज करेंगे तो हमारे जो फंक्शन है उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, अगर लिमिट चेंज कर सकते हैं, लिमिट a टू b है, अगर हमसे b टू a करें तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा f(x) dx, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंज होगा, बाकी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी लिमिट चेंज करने पर सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है। अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट लगाएं, लोअर की जगह अपर को ले जाएं, तो फंक्शन का सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये कैसे हो गया, देखिए इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसका मैंने इंटीग्रेशन किया, तो मान लीजिए मुझे इसका इंटीग्रेशन करके मुझे मिला, मान लो gx मिला, क्या मिला, gx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मान लीजिए gx मिल गया, और फिर कैसे लिखते हैं, लिमिट लिखते हैं, क्या, a टू b, भाई इसका मैंने इंटीग्रेशन किया, gx मिला, और लिमिट कैसे लिखते हैं, a टू b, और फिर यहाँ पे बच्चों हम लिमिट लगाते हैं, कैसे, अपर लिमिट लगाते हैं, बाद में लोअर लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिट लगाए यहाँ पे, तो g अपर लिमिट यानी x की जगह b और माइनस लोअर लिमिट x की जगह a, इस तरीके से तो करते हैं। इसको हम इस तरीके से
लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर मैं यहाँ से मान लो माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा जी ए माइनस जी बी, जो कि आप जानते हैं अगर b माइनस ए लिखा है और हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये a माइनस बी हो जाता है। तो ऐसे ही हमने इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये जी ए माइनस जी बी हो गया। क्लियर। अब देखिए बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, लिख सकते हैं ना। तो देखिए कैसे हमने इसको वापस हमने ऐसे कैसे लिखा, ये अपर लिमिट थी तो अपर लिमिट की जगह, लोअर लिमिट थी लोअर लिमिट की जगह, और यहाँ पे आ गया इसकी जगह जी एक्स, और फिर इनको वापस हम यहाँ पे कैसे लेके गए कि अपर लिमिट यहाँ लोअर लिमिट यहाँ, और ये जी एक्स किसका इंटीग्रेशन होके मिला था हमें एफ एक्स का, तो इस जी एक्स की जगह लगा देंगे हम एफ एक्स। तो इसी प्रकार बच्चों हम इसको भी लिख सकते हैं वापस कैसे, देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, ये अपर लिमिट हो गई ये लोअर लिमिट हो गई, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये अब अपर लिमिट का काम कर रही है ए और ये लोअर लिमिट का काम कर रही है बी। तो इसको हम जैसे हमने इसको वापस ऐसे लिखा तो ये पहले बी था तो ऊपर आया, बाद में था तो ये नीचे आया। ऐसे ही हम इसको वापस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जी एक्स, पहले ए है तो ऊपर ए आएगा, बाद में बी है तो नीचे बी आएगा, और ये माइनस का माइनस। ठीक है, अब इसको इससे हमने वापस इसको कैसे लिखा, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट और जी एक्स की जगह एफ एक्स। तो ऐसे ही हम इसको वापस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अपर लिमिट की जगह क्या है, यहाँ पर बी थी तो यहाँ बी आई, यहाँ पर ए है तो अपर लिमिट की क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, और लोअर लिमिट बी हो जाएगा, और जी एक्स ये क्या आ जाएगा एफ एक्स, और ये माइनस का माइनस। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये चीज़ हमें मिली नहीं मिली, और यही तो हम लिखना है। क्लियर, ये चीज़ देखिए अब आप वही चीज़ मिल रही है बिल्कुल। तो आप जो है अगर किसी फंक्शन की लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज होने पर उसका सिंबल चेंज हो जाएगा फंक्शन का, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये याद कर लेना। चलिए, तो ये दूसरा प्रगुण हो गया, कैसे हुआ वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बच्चों तीसरा प्रगुण। तीसरा प्रगुण क्या है उसको समझिए। देखिए प्रगुण नंबर 3, ये क्या है बच्चों, देखिए अगर आपको लिमिट दे रखी है, लिमिट आपको दे रखी है ए टू बी आपको लिमिट दे रखी है। ठीक है, और यहाँ फंक्शन दे रखा है एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी, इन दोनों लिमिटों को जोड़ के, इन दोनों लिमिटों के योग में से आप इस x को घटा सकते हैं, इन दोनों लिमिटों के योग में से आप इस x को घटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी f इसको हम लिख सकते हैं, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट ए टू बी एफ, इन दोनों का योग यानी a प्लस बी, और में से घटा दीजिए इस x को, x और dx, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स ले सकते हैं। ये कैसे हुआ, तो देखिए हम इस साइड को ले लेंगे और इस साइड को सॉल्व करके इस साइड ले आएंगे। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, माना a प्लस बी माइनस एक्स बराबर टी मान लो। ठीक है, तो इसका अपकरण करेंगे तो ये तो जीरो, ये जीरो, माइनस और x का क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के डी टी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और जब मानते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, तो लिमिट भी चेंज कर लीजिए। यहाँ पे लगाइए लिमिट, तो a लगाएंगे लिमिट x की जगह पर, तो यहाँ पर देखिए लिमिट चेंज करेंगे तो ये a प्लस बी तो है, और माइनस एक्स ये क्या लगाएंगे लोअर लिमिट, तो यहाँ पे a और बराबर t, तो इससे ये कट गया, तो फाइनली क्या हो गया b बराबर t। तो क्या हो गया, यहाँ पर जो लोअर लिमिट है आपकी t की वैल्यू क्या आ गई, जो है b आ गई। ठीक है, और अपर लिमिट पे अगर हम निकालेंगे, हमने लोअर लिमिट पे क्या हुआ t बन गई, और अपर लिमिट लगाए अगर यहाँ पे हम तो a प्लस बी माइनस क्या b बराबर t, तो इससे ये कट गया, तो फाइनली t की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, इसकी जगह पर यहाँ पर, तो यहाँ पर अब हम लगाने वाले हैं बच्चों, देखिए इंटीग्रेशन, इसको पूरे को क्या माना है हमने t, तो f t। ठीक है, और ये dx से क्या हो जाएगा माइनस डी टी, तो ये माइनस आ गया आगे। ठीक है भाई, माइनस आएगा आगे। अब लोअर लिमिट पे हमें क्या मिला, b मिला, तो a पर मिला b, तो यहाँ पे a की जगह b आ जाएगा, b पर मिले हमें a, तो यहाँ पे a आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी अभी ये वाला प्रगुण पढ़ाया था हमने, प्रगुण नंबर 2 क्या पढ़ा था
कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसे बी टू ए एफ एक्स डी एक्स नेगेटिव कर सकते हैं, यानी लिमिट को चेंज कर सकते हैं, मतलब लिमिट के स्थान आपस में परिवर्तित कर सकते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, तो सिंबल चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर हम इन लिमिटों को चेंज करें, ये बी टू ए है, अगर मैं इसे ए टू बी करूँगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी माइनस आ जाएगा, और एक माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, और लिमिट हो जाएंगी तुम्हारी ए टू बी, और ये टी की जगह क्या कर सकते हैं हमें एफ एक्स डी एक्स, और ये देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी मैं राइट हैंड साइड ली थी और लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल गई। ठीक है, यानी पीछे वाले प्रगुण का यूज हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको टी लेट किया, डी एक्स बराबर माइनस डी टी, तो इसकी जगह टी लगा दिया और डी एक्स जगह माइनस डी टी, तो माइनस ले लिया, आ गई, और लिमिट चेंज की तो ए पर लिमिट आ रही है बी और बी पे आ रही है ए, यानी ए की जगह बी और बी की जगह ए। अब हमने प्रगुण नंबर 2 यूज किया। क्या होता है कि लिमिटों को हम आपस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये आंसर लाना है, ये वाला ए टू बी लानी है लिमिट, और फंक्शन एक्स लाना है, टी नहीं लाना। तो हमने क्या किया, लिमिट चेंज कर ली, तो ये बी टू ए थी, ए टू बी हो गई। ऐसा करने पे क्या होगा, माइनस आएगा, और एक माइनस पहले से है तो प्लस हो गया, और एक्स की जगह पे यहाँ, इसकी जगह पे यहाँ पे इसकी जगह को हम कोई और फंक्शन भी लिख सकते हैं। हमने कौन सा प्रगुण यूज कर लिया, ये वाला प्रगुण। ठीक है, ये वाला प्रगुण यूज कर लिया। तो हमने 2 प्रगुण इसमें यूज किए हैं। एक तो ये लिमिट चेंज करने वाला प्रगुण 2 यूज किया है, लिमिट चेंज करने से एक माइनस आ गया, एक माइनस पहले से तो ये प्लस बन गया, ये प्रगुण 2 से तो बन गया प्लस। और प्रगुण 1 का भी यूज किया है, कौन सा, कि ये हम चाहे तो इस x की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर t था तो हम t की जगह पर x लिख सकते हैं, dx। ठीक है, प्रगुण नंबर 1 और 2 दोनों यूज किए, जिससे हमारा प्रगुण नंबर ये भी प्रूफ हो गया आपको 3rd। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा तीसरा प्रगुण। अब बच्चों चौथा प्रगुण एक और है, कैसे हुआ वो आप समझ गए ना। एक इसी से रिलेटेड है प्रगुण, जो अगला प्रगुण है वो इसी से कुछ कुछ रिलेटेड है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए प्रगुण है ये आपका 4, क्या कि आपको दे रखा है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये फंक्शन दे रखा है, 0 से a लिमिट दे रखी है, एफ एक्स डी एक्स भी फंक्शन दे रखा है। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, अब आप इसको लिखेंगे 0 से a f, इस अपर लिमिट में से इस x को माइनस कर दोगे। इट मीन्स दैट कि आप इसको लिखोगे f अपर लिमिट a माइनस एक्स डी एक्स। और बच्चों अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा 7.11 में सबसे इन प्रगुणों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रगुण कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रगुण है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रगुण है प्रगुण नंबर 4। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप देखेंगे जितनी भी सवाल हैं या आप जितनी भी निश्चित समाकलन से लिमिट वाले क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रगुण यूज होगा बच्चों ये वाला होगा। तो आपको ये प्रगुण बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखना है। ठीक है बच्चों, ये प्रगुण आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखना है और आपको ये आना भी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बच्चों अगले प्रगुण पे। तो ये प्रगुण आपके 4 हो गए। अब प्रगुण 5 की बात करते हैं बच्चों। प्रगुण 5 क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे बच्चों 5 नंबर प्रगुण, प्रगुण 5 क्या है, जैसे बच्चों मान लीजिए आपके लिए इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 से 2a लिमिट दे रखी है और एफ एक्स डी एक्स दे रखा। तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन 0 से 2a आपको लिमिट दे रखी है और एफ एक्स डी एक्स रेखा। तो आप इसे लिखेंगे पहले 0 से, ये 2a है ना, तो पहले लिखोगे 0 से a तक एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से फिर अगले a तक, और f इसमें से x को घटा दोगे 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये प्रगुण आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों प्रगुण नंबर 6 जो आता है वो क्या है, देखिए प्रगुण 6 क्या है बच्चों, ये है कि अगर आपको इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो आप इसको बच्चों लिख सकते हैं, यानी इसमें क्या होगा, ये जो 2 है ना, ये 2 आगे आ जाता है बच्चों, 2 आपका ये आगे आ जाएगा और ये 0 से a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एफ एक्स डी एक्स। ये कब पॉसिबल है बच्चों, ये जब पॉसिबल है जब आपको जो है f
2a माइनस एक्स बराबर क्या मिले, fx मिल जाए, यानी f2a माइनस एक्स बराबर अगर आपको fx मिले तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आपका जब ये बात ध्यान रखिएगा 0 से 2a fx dx है तो ये 2 आगे आ जाता है, तो f 0 से a लिमिट हो जाती है, और ये fx dx कब, जब f2a माइनस एक्स आपको fx मिल जाए, यानी x की जगह पर हम 2a माइनस एक्स रखें और आपको वापस वो fx ही मिल जाए, तो ये ठीक है, इससे ये चीज हम लिख सकते हैं। लेकिन यदि f2a माइनस एक्स बराबर हमें माइनस के fx मिले, f2a माइनस एक्स बराबर हमें माइनस के fx मिले, यानी प्लस का fx मिले, तो ये ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमें माइनस का fx मिले, f2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx मिले, तो फिर इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होगी, तो 0 से 2a fx dx की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, 0 होगी, डायरेक्ट क्या होगी, 0 होगी। इज दैट क्लियर? सही है। अब एक लास्ट प्रगुण और आपका बचता है बच्चों, प्रगुण नंबर 7, प्रगुण नंबर है आपका 7, ठीक है। तो ये 7वां प्रगुण क्या है, इसको और आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये और आपने समझ लिया तो आपके समझ लीजिए प्रगुण कंप्लीट, और आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाने वाली है। ये प्रगुण क्या है बच्चों, इसको आप ध्यान से समझिए। जैसे अगर आपको एक इंटीग्रेशन दे रखा, लिमिट दे रखी है -a से +a fx dx, -a से +a fx dx, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा और ये लिमिट 0 से a हो जाएगी, 0 से a हो जाएगी, यानी नेगेटिव लिमिट जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है भाई। नेगेटिव लिमिट 0 हो जाएगी, यानी कि -a से +a fx dx दे रखा है, तो ये 2 आगे आ जाता है और ये लिमिट 0 हो जाती है, ऊपर वाली एज इट इज, ठीक है। और यहाँ fx dx हो जाता है। ये कब संभव है बच्चों, यदि f x एक समफलन हो, क्या हो, समफलन हो, इवन फंक्शन होना चाहिए बच्चों, इवन फंक्शन हो, ठीक है, क्या हो, इवन फंक्शन हो। अभी इवन फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। यानी यदि fx एक समफलन हो तो ये होता है, ठीक है। और यदि fx एक विषम फलन हो, यानी ऑड फंक्शन अगर हो fx, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0, यानी 0 से a -a से a fx dx, इसकी वैल्यू हो जाती है फिर बच्चों 0। कब, जब fx, अगर ये fx एक विषम फलन है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी, और यदि fx एक समफलन है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -a से a fx dx को हम 2 आगे आ जाएगा और ये 0 हो जाएगी a fx dx। कब, जब fx एक समफलन है, अगर fx एक विषम फलन हुआ तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका 7वां प्रगुण। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये समफलन क्या है, विषम फलन क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये प्रगुण आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर बच्चों रखने हैं। अब देखिए बच्चों, समफलन क्या है, विषम फलन क्या है, उसको आप समझ लीजिए, इसी से संबंधित है बच्चों ये, ठीक है, इसी से। देखिए समफलन समझिए आप, समफल, इवन फंक्शन। समफलन क्या होता है बच्चों, यदि fx है और इस fx में हम x की जगह पर इस fx में x बराबर क्या रख दें, -x रख दें, x बराबर -x रखने पर x बराबर x ये क्या लगा दें, -x लगा दें, और तो यहाँ पे लगाएंगे -x, तो हमें वापस क्या मिल जाए, fx ही मिल जाए, हमें वापस fx ही मिल जाए। यानी इस अगर fx में, इस फंक्शन में x की जगह पर अगर हम -x लगा दें और हमें इसको सॉल्व करके वापस fx ही मिल जाए प्लस का, तो इसको हम बच्चों समफलन कहते हैं। ये क्या होता है, समफल, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे एक फंक्शन है मेरे पास x² है, अगर मैं इस x² में x की जगह पर -x लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये
अगर मैं इस x की जगह पर माइनस एक्स लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए, तो f x की जगह लगाऊंगा मैं माइनस एक्स और ऊपर से स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करूंगा तो वापस से ये मुझे एफ एक्स स्क्वायर ही मिल जाएगा। यानी एफ एक्स स्क्वायर में मैंने x की जगह माइनस एक्स लगाया और मुझे फिर से वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो गई, देखिए प्लस के एफ एक्स स्क्वायर मिल गया। तो ये क्या है, एक समफलन है, ठीक है। ऐसे ही देखिए जैसे मान लीजिए फंक्शन है एफ कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या लगा दूँ, माइनस एक्स, ठीक है। एफ कॉस एक्स है क्या लगा दूँ, माइनस एक्स लगा दूँ, ठीक है, माइनस एक्स लगा दूँ, तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, एफ कॉस एक्स ही मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कॉस में अगर एंगल के पास माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये एक समफलन है। अब विषम फलन क्या है, विषम फलन में जब होता है कि माइनस रखें और में माइनस ही मिले, विषम फलन ऑड फंक्शन, ये क्या है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। जैसे अगर मेरे पास एफ एक्स है और मैं एक्स की जगह पर क्या लगाऊं, माइनस एक्स, तो मुझे माइनस एक्स ही मिले, माइनस एक्स ही मिले, तो ये क्या होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। इट मीन्स यानी हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा देखिए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मेरे पास एफ एक्स है और मैं इस एक्स की जगह माइनस एक्स लगा दूं तो मुझे क्या मिले, माइनस के एफ एक्स मिले, तो ये एक ऑड फंक्शन है। एक मेरे पास फंक्शन था एफ एक्स, एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स लगाया तो मुझे माइनस का एफ एक्स मिला। इट मीन्स दैट वी कैन से इट इज ऑड फंक्शन, वी कॉल्ड इट इज ऑड फंक्शन, ठीक है। इसे हम ऑड फंक्शन कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आप समझ लीजिए एग्जाम्पल, जैसे एफ यहाँ पर एक्स की पावर होल क्यू है, तो मैं इस x की जगह अगर माइनस एक्स लगाऊंगा तो मुझे माइनस के एफ एक्स क्यू मिलेगा। यानी कि यहाँ पर एफ एक्स से लगा दूँ मैं अगर माइनस एक्स का क्यू, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस के एफ एक्स क्यू मिलेगा। समझ गए आप, यही चीज़ है, माइनस एफ माइनस एक्स बराबर माइनस के एफ एक्स, तो एफ माइनस एक्स क्यू बराबर माइनस के एफ एक्स क्यू। मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एफ साइन एक्स, तो यहाँ पर अगर मैं इस x की जगह पे क्या लगा दूँ, एफ साइन x की जगह माइनस एक्स लगा दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा माइनस के एफ साइन एक्स, ये चीज़ मिलेगी मुझे। तो ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है बच्चों, ये एक ऑड फंक्शन है। तो अगर एफ एक्स की जगह, एफ एक्स में x की जगह माइनस एक्स लगा दें और वापस मुझे एफ एक्स ही मिल जाए, इट मीन्स वी कॉल्ड इट इज इवन फंक्शन। और अगर इवन फंक्शन होता है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, अगर एफ एक्स में x की जगह माइनस एक्स पुट कर दें और हमें माइनस के एफ एक्स मिले, इट मीन्स वी कैन से इट इज ऑड फंक्शंस। अगर ऑड फंक्शंस हो तो इट मीन्स इसकी डायरेक्ट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, 0 होती है, ठीक है। तो ये थे बच्चों वो 7 प्रगुण जो आपकी निश्चित समाकलन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.11 को यानी 7.11 को बहुत अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे और इन्हीं की हेल्प से हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो ये प्रगुण आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब हम बच्चों इसके बाद एक्सरसाइज पर आ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे प्रगुणों को यूज करेंगे, कैसे हम लिमिट्स पुट करेंगे, वो सारी चीजें अब हम क्वेश्चन के अंदर समझने वाले हैं। बस आपको कुछ नहीं करना था, इन 7 प्रगुणों के रिजल्ट को आपको याद रखना है। इसको हम जरूरत के अनुसार ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। इसको हम जो प्रगुण 2 था, प्रगुण 3 और 4 था, उनको भी जो मैंने लिखाया था बिल्कुल ऐसे हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, क्वेश्चन में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है बच्चों। तो इन प्रगुणों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम आपकी एक्सरसाइज पर आराम से आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये प्रगुण याद नहीं है तो मेरे बच्चों क्वेश्चन आपको करने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। तो कुल मिला के मैंने इन प्रगुणों को सिर्फ आपको रटाया नहीं है, आप कहेंगे सर ने लिख दिया और रट्टा मान लीजिए, नहीं, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर आप रीजन को समझ के चलेंगे तो हर चीज़ को आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद आप एक्सरसाइज पर आ सकते हैं और क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। तो अब हम आएंगे बच्चों आपकी एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.11 पर आ जाते हैं अब हम, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस को देखिए कितने अच्छे तरीके से हम डील करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों,
7.11 में जो पहला प्रश्न है उसको आप ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसमें कहा है बच्चों, निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। इट मीन्स जो मैंने आपको गुणधर्म लिखा है, गुणधर्म मतलब प्रगुण जो मैंने आपको लिखा है, इनका यूज करते हुए हमें इनका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बिना इस प्रगुण की, इन प्रगुणों की हेल्प से भी हो जाएंगे, तो आपने बिना प्रगुणों की हेल्प से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपसे कहा है कि प्रगुणों का यूज कीजिए, ठीक है, गुणधर्मों का प्रयोग करो, तो फिर आपकी एक मजबूरी बन जाएगी कि आपको गुणधर्मों का प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ सवाल बिना गुणधर्म के नहीं हो सकते, तो वो गुणधर्म वहाँ पे हमें यूज ही करने पड़ेंगे। और बेसिकली यहाँ पर तो हमसे कहा है कि गुणधर्मों का प्रयोग आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो गुणधर्मों का हम प्रयोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं बच्चों। अब देखिए, और यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग स्टेटस पे लगाया करो। ठीक है बच्चों, चलिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, ये बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स dx। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे हम एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे और हमारा दिमाग खुद ब खुद चलने लग जाएगा कि हम क्या प्रगुण यूज करें, क्या करें यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें जैसे जैसे हम करेंगे क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, देखिए ये फंक्शन दे रखा है हमें, इसकी लिमिट दे रखी है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। इट मीन्स दैट कि 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। इसका हमें बच्चों समाकलन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको मान लेंगे बच्चों, माना इसको, इस फंक्शन को i के बराबर मान लीजिए, माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। इक्वेशन नंबर से 1 बना लो, क्योंकि हमें इसके आगे जाके जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको i के बराबर मान लीजिए। आप i की जगह कुछ और भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट किसी के बराबर मान के चलिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे बच्चों इसमें आप प्रगुण नंबर 4 का यूज करोगे। प्रगुण नंबर 4 मैंने आपको लिखाया था, अभी प्रगुण नंबर 4 क्या है देखिए। तो आप नंबर डालें ना डालें कोई दिक्कत नहीं, आप प्रगुण लिख दें, सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा। ठीक है, प्रगुण यहाँ पर लिखेंगे आप बाकायदा, प्रगुण नंबर लिखें या नाम लिखें, 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f (a-x) dx से, इस प्रगुण से, यही तो प्रगुण था, प्रगुण नंबर 4। अगर 0 से a f(x) dx दे रखा है तो हम इस x को अपर लिमिट में से माइनस करके लिख सकते हैं, यानी 0 से a f (a-x) dx। इस प्रगुण को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट a थी तो x को घटाया, यानी इस x को घटाया a में से। यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, π/2, तो π/2 में से घटाएंगे किसको, x को, किसको, सिर्फ x को। अंडरस्टैंड, चलिए तो यहाँ पर देखिए यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 तो ये है, और यहाँ पे cos स्क्वायर और x को घटाएंगे किस में से, अपर लिमिट यानी π/2 में से, तो π/2 माइनस x और dx का dx। ठीक है, अब देखिए ये cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो वहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस का cos थीटा आएगा। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे, और ये बच्चों i के बराबर मान के चल रहे हैं हम, ये सब i बराबर चल रहा है। ठीक है, i बराबर 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, चेंज होगा बच्चों, क्योंकि 90 और 270 पे चेंज होता है cos साइन में, तो cos चेंज होगा साइन में, यानी साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है, x dx। ठीक है भाई, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, साइन चेंज होगा 90 की वजह से cos चेंज होगा 90 की वजह से साइन में, तो cos चेंज हो गया साइन में, और x का x dx। ठीक है, अब इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, बस अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 + 2 करने पर, तो जोड़ दीजिए भाई। देखिए तो कैसे जोड़ेंगे, i लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड में, इधर की लेफ्ट हैंड साइड i है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड i है, तो i और i जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i बराबर, यहाँ पर 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस ये जोड़ेगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब बच्चों अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं और उनकी लिमिट सेम है, तो उन्हें हम एक ही लिमिट के अंदर लिख सकते हैं।
जैसे इधर आ जाइए, आई और आई कितना हो गया 2i बराबर इंटीग्रेशन, इस फंक्शन की लिमिट भी 0 से π/2 है, इस फंक्शन की लिमिट भी 0 से π/2 है, तो हम इनको एक ही इंटीग्रेशन में लिख देंगे, एक ही लिमिट के अंदर। कैसे? 0 से π/2 ये फंक्शन cos स्क्वायर एक्स प्लस ये वाला फंक्शन sin स्क्वायर एक्स एंड dx। अगर दोनों फंक्शन की लिमिट सेम है तो हम इन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट सेम ना हो तो नहीं लिख सकते, फिर हमें अलग अलग इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है बच्चों 1, इसके बराबर होता है 1। तो 0 से π/2 इसकी जगह क्या लगा देंगे हम 1 और dx, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 1। अब आप यहाँ पे इसका समाकलन कर सकते हैं, तो 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका आप समाकलन करिए, तो भाई 2i तो ये है ही लेफ्ट में, और 1 का समाकलन x के सापेक्ष होगा x, और लिमिट 0 से π/2। अब यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दीजिए, तो अपर लिमिट लगाएंगे पहले x की जगह, तो अपर लिमिट और माइनस x की जगह लोअर लिमिट, तो ये तो हो गया यहाँ पे 2i बराबर π/2। यहाँ से i की वैल्यू निकालो, तो 2 को भेज देंगे डिवाइड में, यानी पाई और 2 × 2 4, और i की वैल्यू क्या है यहाँ से? ये है, यानी 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx और बराबर π/4। तो इसी का तो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? π/4। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से, या फिर आप यहाँ i बराबर पर भी छोड़ सकते थे, या i का मान यहाँ से लगा दीजिए वापस, ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो समझ में आया आपको कैसे करना है क्वेश्चंस? बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज मैंने बहुत आराम से कराया। पहला क्वेश्चन है कैसे लिमिट चेंज की, कैसे लिमिट हमने जो है लगाई, या कैसे हमने फंक्शंस को ऐड किया, कैसे हमने प्रगुण का यूज किया, वो आप समझ गए होंगे। देखिए हमने यही प्रगुण क्यों यूज किया, क्योंकि देखिए दिमाग थोड़ा सा आपको चलाना पड़ेगा। मुझे देख रहा था कि 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx है, अगर मैं इसे अपर लिमिट में से घटा दूंगा तो cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा, फिर मैं इसको जोड़ दूंगा तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का समाकलन मैं आराम से कर लूंगा। तो मुझे आगे की थिंकिंग पता थी। अब तो सर हमें तो पता नहीं है, तो अब पता चली ना, पहले से किसको पता होती है यार, मुझे भी पढ़ाया था तो मुझे मालूम पड़ा। अब आप एडवांस सोचेंगे। पहला सवाल आपने देखा कैसे हमने आगे की सोच के चला, मैंने आपको वो भी बता दिया। अब आपको ऐसे ही सोच के चलना है, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाने वाले, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा बस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, वैसे दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको लगे कि मैं अगर इसमें ये वाला प्रगुण यूज कर लूँ आगे जाके कुछ बात बन जाएगी, तो आप करिए, इसीलिए तो प्रगुण बने हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रगुण का यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए बच्चों। क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है बच्चों, यहाँ भी 0 से π/2, और ऊपर देखिए अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स एंड dx। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करें हम, यहाँ पर पहले आप इसको क्या मानेंगे? i के बराबर मानेंगे, यानी माना i बराबर 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। और इसे बना लीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब देखिए आप इसमें प्रगुण यूज करेंगे, कौन सा? अभी जो हमने यूज किया था, कौन सा वाला? 4 वाला। कैसे? अपर लिमिट में से x को घटाएंगे, तो जब आप इन x को घटाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पर लिखेंगे आप प्रगुण 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a माइनस x dx से। ठीक है, इस प्रगुण को आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका यूज कैसे करने वाले हम, तो i बराबर 0 से π/2। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट में से जहाँ जहाँ एंगल है x उसे घटाइए, तो अंडर रूट में साइन x को π/2 में से, तो π/2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और dx। अब जिसको हम सॉल्व करें, देखिए आगे जाके, तो यहाँ पर 0 से π/2 तो ये चल ही रहा है आपका, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा,
और 90 की वजह से साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। इट मीन्स ये हो जाएगा अंडर रूट में साइन 90 माइनस थीटा अंडर रूट कॉस थीटा, और थीटा की जगह एक्स है। ऐसे ही यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा एंड प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, चेंज हो जाएंगे। अब ये आपकी किसकी आ गई आई की वैल्यू, समीकरण नंबर 2, यानी ये आई बराबर ये आ गया। अब आप देखिए इन दोनों समीकरण को जोड़िए। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लूँ ये वाली और फिर इसको सॉल्व करूँ तो मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मालूम था, मुझे आगे की सोच चल रहा था। अगर तो यहाँ पे मैं पाई/2 में से घटाऊंगा तो चेंज होकर कॉस बनेगा, यहाँ घटाऊंगा तो कॉस बनेगा, यहाँ घटाऊंगा तो साइन बनेगा। तो नीचे साइन कॉस, नीचे भी साइन कॉस, फिर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम सेम सेम है, वही आएगा साइन कॉस, और ऊपर एक बार साइन है एक बार कॉस है, तो ऊपर नीचे सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा एडवांस सोच के चलना है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपने क्वेश्चंस किए नहीं है, अभी आपको पता नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपका दिमाग खुचने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर आप दोबारा क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 + 2 करने पर, तो जोड़िए भाई। देखिए लेफ्ट हैंड आई और यहाँ पर भी आई, तो आई और आई 2i बराबर 0 से π/2। और मैंने आपको क्या कहा था, अगर दोनों फंक्शंस की लिमिट सेम है, लिमिट सेम है तो मैंने एक ही लिमिट के अंदर लिख सकते हैं। तो लिमिट सेम है, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, एंड प्लस इसे अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, एंड डी एक्स एक ही अंदर लिख दिया। अब यहाँ पे आप ले लीजिए बच्चों एलसीएम। देखिए नीचे सेम सेम है ना, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर, अब तो इधर आ जाइए 0 से π/2 एलसीएम आएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए इससे भाग देंगे तो इसमें एलसीएम में तो एक बार कटेगा, और एक का ऊपर रूट साइन एक्स में करेंगे रूट साइन एक्स ही आएगा। फिर प्लस इससे भाग देंगे ऊपर एक बार कटेगा, एक का रूट कॉस एक्स में करेंगे रूट कॉस एक्स आएगा, और ये डी एक्स, इससे ये कट गया एक बार। तो 0 से π/2 यहाँ पे क्या बचा 1 और डी एक्स, बस हो गया पहले जैसे सवाल। और ये आई 2i तो हम भूल ही गए, 2i बराबर चल रहा है प्यार ये सब। ठीक है, किसके बराबर 2i के बराबर। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, तो 2i बराबर 1 का समाकलन x और लिमिट 0 से π/2। अब अपर लिमिट लगाओ, x की जगह π/2 और माइनस लोअर लिमिट 0। इट मीन्स कि 2i बराबर π/2, तो i बराबर 2 नीचे गुणा करेंगे π/4। i का आप मान लगा दीजिए यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स बराबर π/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 किस कॉन्सेप्ट से किया। तो बस हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्या प्रगुण यहाँ पे लगाएं, जिससे कि हमारी ये वाली बात बन जाएगी या कट जाएगा या इंटीग्रेशन लायक हो जाएगा। ऐसा आपको सोच के चलना है, उस हिसाब से प्रगुण आपको यूज करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चों।